देखिए, आप पैसा दो ही तरीके से कमा सकते हैं। या तो कोई चीज़ प्रोड्यूस करिए, जैसे कुछ लोग मोबाइल, टॉयज, वाइन वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, या फिर कोई सर्विसेज दीजिए, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स हैं, या फिर कोई एक मैकेनिक है जो गाड़ी रिपेयर करके सर्विसेज देता है। इन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है, वैल्यू मतलब अगर 1000 रुपये में कोई मैकेनिक गाड़ी रिपेयर किया तो 1000 उसकी वैल्यू हो गई। तो एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है विद इन अ कंट्री, जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, और प्रोडक्ट में आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज जो एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं। हमारे यार दोस्त बहस करते हैं या फिर न्यूज में हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि कांग्रेस के टाइम में जीडीपी ज्यादा ऊपर था, बीजेपी इसको नीचे ले जा रही है। बिना किसी वजह जाने बिना या फिर बिना किसी नॉलेज के हम बहस शुरू कर देते हैं। तो इसी वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी है क्या, ये कैसे काम करता है। अगर कोई यूएसए की कंपनी है जो इंडिया में आके कुछ बनाती है, कुछ सर्विसेज देती है, तो वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा, वो यूएसए के जीडीपी में काउंट नहीं होगा। इसलिए हम मेक इन इंडिया पे इतना फोकस कर रहे हैं। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक मॉल है, उसमें कोई मोबाइल बेच रहा है, कोई टॉयज वगैरह बेच रहा है, कोई ग्रोसरी बेच रहा है, कोई बर्तन बेच रहा है, और कोई टेरे कार रीडर से भविष्य बता के सर्विसेज दे रहा है, या फिर कोई नाई है जो बाल काट के सर्विसेज दे रहा है। हर फ्लोर पे गुड्स एंड सर्विसेज बेचे जा रहे हैं। इसमें हम हर बिकी हुई चीज की कीमत नोट कर लें और एक साल तक नोट करते जाए, वो इस मॉल की जीडीपी हुई। ठीक इसी तरह हमारे कंट्री में भी होता है। जीडीपी कैलकुलेट करने की जरूरत ही क्यों है, क्यों इतने एफर्ट लगाए जा रहे हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। अगर जीडीपी ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि देश का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो रहा है। ठीक उसी तरह अगर नीचे जा रहा है तो हमारी इकोनॉमी नीचे जा रहा है, हमारा प्रोडक्शन नीचे जा रहा है। देखिए, जब कम प्रोडक्शन होगा तो सेलिंग कम होगी, जब सेलिंग कम होगी तो बिजनेसेस पैसे नहीं कमाएंगे, बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होगा। इसका मतलब लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है, बिजनेसेस डाउन जा रहा है। इससे कंट्री के हेल्थ का पता चलता है। इसके ही आधार पर गवर्नमेंट अपना पॉलिसी बनाती है। जब जीडीपी आता है तो हम अपने शॉर्टकमिंग का पता चलता है, और अपने बिना शॉर्टकमिंग का पता किए हम उसे सुधार नहीं सकते हैं। देखिए, वर्ल्ड के दूसरे नंबर पे चाइना की जीडीपी है, नंबर 1 पे यूएसए की जीडीपी आती है जो $29 ट्रिलियन तक जाता है, और इंडिया के जीडीपी $2.6 ट्रिलियन के अराउंड रहता है, और ये नीचे ऊपर भी होता रहता है। देखिए, अब इसे समझते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। तो एक कंपनी है जो कहीं से टायर खरीदी, कहीं से कुछ पार्ट खरीदी और कार बनाकर बेच दी, तो टायर का प्राइस जीडीपी में ऐड होगा कि नहीं होगा। और अगर जीडीपी में ऐड होगा तो जो फाइनल कार बना के बेचा जा रहा है उसका प्राइस जीडीपी में ऐड होगा कि नहीं होगा। अगर दोनों का प्राइस ऐड होगा तो एक टायर का 2 बार प्राइस ऐड हो रहा है। इससे जो हमारे जीडीपी कैलकुलेशन करने का प्रोसेस है वो गलत हो जा रहा है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मुझे एक शर्ट बनवाना है तो मैं एक मार्केट से शर्ट खरीदता हूँ, उसका प्राइस जीडीपी में ऐड होगा। वही एक दर्जी है जो कपड़ा खरीद रहा है शर्ट बनाने के लिए, तो उसका प्राइस जीडीपी में ऐड नहीं होगा, बल्कि जो फाइनल प्रोडक्ट है शर्ट जो बनकर रेडी है उसका प्राइस जीडीपी में ऐड होगा। इसी तरह हर प्रोडक्ट के लिए होता है। इन सारी चीजों का हिसाब सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस रखता है कि कौन सी चीज बिजनेस ओनर पे पे करके लिया जा रहा है और कौन सा चीज कंज्यूमर ले रहा है। इसमें वो प्रोडक्ट काउंट होते हैं जो प्रोड्यूस होकर बिके हैं। जीडीपी में गुड्स एंड सर्विसेज के साथ इन्वेस्टमेंट भी काउंट होते हैं। जीडीपी 2 ही केस में बढ़ता है, या तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ गया हो, दूसरा प्रोडक्शन तो ना बढ़ा हो पर प्राइसेस ज्यादा बढ़ गए हो। तो पहला केस है उसे रियल जीडीपी कहा जाता है, और दूसरा केस है जिसमें प्राइस बढ़ गया हो पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा हो, उसे नॉमिनल जीडीपी कहा। जीडीपी में यही ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा रियल जीडीपी है, कौन सा नॉमिनल जीडीपी है। जीडीपी का मेन पर्पज है कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो बता सके। अगर हम नॉमिनल जीडीपी को कंसीडर करेंगे जो प्राइस की वजह से बढ़ा हो, तो हमें एक्चुअल जीडीपी का पता नहीं कर पाएगा। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए 2011 एंड 12 को बेस ईयर लिया गया है। हम जीडीपी के डेटा को 2 तरह से लिखा हुआ देखते हैं, एक जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस और एक जीडीपी एट करंट प्राइसेस। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब है 2011 एंड 12 को बेस ईयर लिया गया। जीडीपी एट करंट प्राइसेस का मतलब है करंट ईयर को बेस ईयर लिया गया। कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर बनता है तो उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। उस समय के प्राइस को फैक्टर प्राइस कहा जाता है, और टैक्स इंक्लूड होने के बाद मार्केट प्राइस कहा जाता है। 2015 के पहले यह फैक्टर प्राइस से कैलकुलेट होता था, और अभी ये मार्केट प्राइस से कैलकुलेट हो रहा है। एक कंपनी है जिसमें 10 एम्प्लॉय है और 5000 अर्निंग है, वही दूसरी कंपनी है जिसमें एम्प्लॉय 20 है और अर्निंग है 6000। तो भले ही दूसरी कंपनी का अर्निंग ज्यादा है और पहली कंपनी ज्यादा प्रॉफिट में रहेगी। इंडिया और यूके का जीडीपी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वर्ल्ड बैंक और IMF पॉपुलेशन के हिसाब से यूके के जीडीपी को ज्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा में ज्यादा डिफरेंट है। यूके का पर कैपिटा 40,000 तक जाता है, वही इंडिया का 1900 का राउंड रहता है। जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए कई सारे फॉर्मूले हैं, जैसे जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर, बाय इनकम, बाय प्रोडक्शन,
बट ये सब चीज़ें में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब फाइनेंशियल एक्सपर्ट का काम है। ओवरऑल जीडीपी के डेटा को अच्छे से समझने के लिए यही ध्यान देने वाली बात है कि रियल जीडीपी है कि नॉमिनल जीडीपी है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस है कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस है। जीडीपी का डेटा दो तरह से कैलकुलेट होता है, एक ईयरली और एक क्वार्टरली। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो जो पहला क्वार्टर होगा वो लास्ट ईयर के पहले क्वार्टर से कंपेयर होगा, ताकि समर के प्रोडक्शन को लास्ट ईयर के समर के प्रोडक्शन से कंपेयर कर सके। कोरोना के टाइम 2020 में जीडीपी काफी नीचे चला गया था, 0.4% तक। अब ये नेक्स्ट ईयर थर्ड क्वार्टर को सेम मंथ से कंपेयर करने पे थोड़े से ही प्रोडक्शन में जीडीपी ज्यादा ऊपर चला जाए। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार जीडीपी प्रोडक्शन के हिसाब से ही ऊपर जाए। आइए इसे सिंपल वे में समझते हैं कि जीडीपी का रेट कैलकुलेट कैसे होता है। अगर पिछले साल थर्ड क्वार्टर में जीडीपी 200 था और इस साल थर्ड क्वार्टर में जीडीपी 210 है, तो जीडीपी 5% हुआ। जीडीपी के कुछ लिमिटेशन भी है, इसमें इनफॉर्मल सेक्टर के डेटा को जोड़ना काफी डिफिकल्ट है और इंडिया में ज्यादातर सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। दूसरी दिक्कत इसमें सेल्फ कंपनीज का है। 2019 में एनसीए की रिपोर्ट के हिसाब से 36% इंडिया में सेल कंपनीज हैं, जो सिर्फ टैक्स दिखाने और मनी लॉन्ड्री के लिए बनी है, जो एक्चुअल में कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करती है। इस तरह का डेटा हर गवर्नमेंट यूज करती है अपनी जीडीपी के डेटा में काउंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें फायदा होता है, इसलिए इन पर कार्रवाई भी नहीं करती। और जब जीडीपी बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जीडीपी के डेटा को अच्छे से नहीं रख पाती है। इसलिए दुनिया में ऐसा इकलौता कंट्री है जहाँ पे जीडीपी का रेट भी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। सबसे पहले 1654 और 1676 के बीच डच युद्ध हुआ, जो अनुचित टैक्स को लेकर हुई। उसी टाइम विलियम पेरी ने जीडीपी जैसा कंसेप्ट रखा। हालांकि मॉडर्न कंसेप्ट 1954 में यूएसए कांग्रेस रिपोर्ट के लिए सीमेन कुंजेट ने पेश किया। पहले ये देश के अंदर और बाहर सभी के आय को जोड़ा जाता था, जिसे अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। देखिए, अगर गवर्नमेंट जीडीपी कैलकुलेट ना करे तो क्या होगा ये कि कोई भी बजट का आंकड़े का अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कौन से सेक्टर में कितना पैसा खर्चा करना है, इसका भी सटीक डेटा नहीं मिल पाएगा, जिससे इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए कोई भी एक राइट डेटा नहीं होगा हमारे पास। जैसे कि हम अपने घर को चलाने के लिए अपनी सैलरी या इनकम के हिसाब से ये तय करते हैं कि कितना पैसा ग्रोसरी, हेल्थ और स्कूल या कॉलेज फी में भरना है और कितना सेव करना है। जब हमें अपने इनकम का पता नहीं होगा तो ये सब एक्सपेंस कैलकुलेट करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।